दोनों का अगर मैं टेम्परेचर सेम रखूं दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास आइस जो है इट विल गिव मोर कूलिंग इफेक्ट देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। या फिर अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग वाटर लूं और 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं स्टीम लूं, तो स्टीम जो होगा ये हमारे पास ज्यादा बर्निंग इफेक्ट शो करेगा एज कंपेयर टू वाटर। ऐसा क्यों होता है, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की? जी हाँ बेटा, इसका आंसर है हमारे पास लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की अगर मैं बात करता हूं तो लेटेंट वर्ड जो होता है बेटा इटसेल्फ इट्स मीनिंग इज हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हमारे पास हिडन। आप समझ सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट दैट इज, कि हमारे पास ये वो एनर्जी है जो कि अलग अलग स्टेट को होल्ड करके रख रही है। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है और गैस हमारे पास जब देखें आप वाटर का तो वेपर की फॉर्म में है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे जानना चाहूं कि वाटर के पार्टिकल्स, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल्स मूविंग है, उनके पास हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, बट स्टिल उनको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने आपस में होल्ड करके रखा हुआ है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने उसको बांधा हुआ है। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है, जो हीट एनर्जी हमारे पास कहलाती है लेटेंट हीट। अगर हम इसके टाइप्स की बात करूं बेटा, दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सबको याद है ना फ्यूजन क्या था? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एसटीपी, दैट इज स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। सेकंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी अगर मैं बात करता हूं वेपोराइजेशन, अगेन आपको पता है क्या है, ये हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो जब आप बात करते हो वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। हीट एनर्जी किस में नापते हैं? एनर्जी है तो जूल, तो हमारे पास ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं इसमें, इन जूल्स, टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, सॉरी 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस। यहां पे हमने सॉलिड इनटू लिक्विड किया था, यहां पे हम लिक्विड इनटू गैस कर रहे हैं। बेटा बच्चे बहुत बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या हमें हीट एनर्जी इन जूल्स या हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन किलोग्राम क्यों लिखते हैं? बेटा आंसर इसका यही है हमारे पास कि जब आप हीट एनर्जी की बात करते हो तो हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारे पास जूल्स। तो आप इसको किस में नापोगे? जूल्स में। सिमिलरली अगर आप बात करते हो हमारे पास मैटर की, पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स क्या है हमारे पास? मैटर, और मैटर की ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। दैट्स व्हाई जो ओवरऑल डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल्स टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू गैस at standard temperature pressure, on the basis of which latent heat is categorized into two parts, that is latent heat of fusion and latent heat of vaporization। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास अगर आप वाटर की बात करो, वाटर को अगर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, that is 3.34 into 10 to the power 5 जूल्स। लेटेंट हीट की हमेशा ऐसा यूनिट जो है वो जूल्स ही होगी। सिमिलरली अगर आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करो, अगर आप लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो हमारे पास गैस में, तो ये है हमारे पास 22.5 into 10 to the power 5 जूल्स। आप समझ सकते हो बेटा कि अगर आपको 1 किलोग्राम वाटर को कन्वर्ट करना है 1 किलोग्राम स्टीम में, तो आपको इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। या अगर आप 1 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट कर रहे हो वाटर में, तो आपको 3.34 into 10 to the power 5 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, वी विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू सो मच।